हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपना चैप्टर रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आप टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हम बात कर चुके हैं टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक इंट्रो में आपने क्या बोला? आपने बोला सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बने होते हैं सेल से, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका की संख्या की उपस्थिति के आधार पर आपके पास दो प्रकार के जीव आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपको एक ही कोशिका मिलती है, मल्टीसेलुलर में आपको बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर थे उनमें आपने कहा कि अब ये कोशिकाएं अपना ग्रुप बना रही हैं। ठीक है, ग्रुप बना रही हैं और अलग अलग ग्रुप अलग अलग कार्य को कर रहा है। तो एक ग्रुप में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, ये इतनी बात हमने की थी। अब आपने बोला कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा है, इसे आपने कहा था टिश्यू यानी कि ऊतक। तो ऊतक है क्या एक्चुअली में? आपने बोला ऊतक है कोशिकाओं का समूह है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं और ये सब मिल करके एक पर्टिकुलर कार्य को यहाँ पर कर रही होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आपके पास आए थे यहाँ पर। आपने बोला एग्जाम्पल क्या क्या है? आपने बोला जो मसल सेल्स हैं। ठीक है, जो मसल सेल्स हैं वो एक ग्रुप बनाती हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ब्लड सेल्स हैं वो एक ग्रुप बनाती हैं जिसे आप क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड बनाएंगे। ये क्या करेंगे? यहाँ पर आपने कहा सर्कुलेशन करेंगे और चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्लांट टिश्यू भी आपके पास आए थे। आपने कहा था कि कुछ आपके पास टिश्यू आते हैं जैसे जाइलम फ्लोएम हो गया है, पैरेन्काइमा हो गया है। इस प्रकार के आपके पास क्या आएंगे? ऊतक आएंगे। अब आप टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। आपने बोला आप टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे और हमारे पास आते हैं दो प्रकार के ऊतक। ठीक है, प्लांट टिश्यू हो गया है और एनिमल टिश्यू हो गया है। अब हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, हमारे पास आया गया था प्लांट टिश्यू आया था, यानी कि वो ऊतक जो किसमें पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो आपने बोला आपको डिफरेंस सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सेल्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने कहा पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों की संरचनाओं में आपने अंतर देखा था। ठीक है, तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में जब बात कर रहे थे तो आपने बोला आपके पास एक आता है चार्ट जिसमें आपके पास अलग अलग प्रकार के प्लांट टिश्यू आते हैं। अब आपको इतने सारे जो टिश्यू दिखाए गए हैं सारे प्लांट टिश्यू, आपने बोला ये सारे क्या हैं? आपके पास प्लांट टिश्यू आते हैं और इन टिश्यू के फंक्शन अलग अलग होंगे, कार्य अलग अलग होंगे, इनकी संरचना अलग होगी, इनकी लोकेशन अलग अलग होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू जो है, पादप ऊतक जो आपके पास आते हैं उसके प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं? पादप ऊतक आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आपने क्या बोला था? विभजोतक ऊतक कहा था, और परमानेंट टिश्यू जिसे आप स्थायी ऊतक कहते हैं। अब आपने बोला जो विभजोतक ऊतक है उनमें विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। विभाजन से हमने क्या बोला? एक सेल से दो सेल बन रही है, दो से चार, चार से आठ, इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ती चली जा रही है। अब हमने बोला कि ये जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आया था आपके पास? आपने कहा था कि ग्रोथ, यानी कि आपको वृद्धि देखने को मिली थी। तो आप क्या समझे कि जो विभजोतक ऊतक है उनमें विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है और इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? ग्रोथ आएगा। ठीक है, यानी कि वृद्धि आएगी। आपने कहा कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से आएगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से आएगी। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किए हैं, एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी है। ठीक है, तीन प्रकार के आपके पास आते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तीनों का फंक्शन लगभग सेम ही होता है, आपको ग्रोथ ही देखने को मिलती है, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग होती है। अब आपको कहा जाए कि प्लांट है तो प्लांट में ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है? अगर आपको एक पौधा, अगर आपने एक पौधा देखा, ये स्टेम है, ये इसकी क्या है? रूट्स हैं, ये इसकी क्या है? ब्रांचेस आ गई हैं आगे इस प्रकार से। अब आपने बोला कि यहाँ पर इसमें ग्रोथ कहाँ कहाँ होगी? आपने कहा एक तो लंबाई में वृद्धि हो रही है, एक तो जो स्टेम है स्टेम की मोटाई में वृद्धि होगी, एक तो जो रूट्स है रूट्स में भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब आपने बोला कि जब यहाँ पर अलग अलग रीजन में वृद्धि हो रही है तो अलग अलग रीजन में आपके पास अलग अलग टिश्यू आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, विभजोतक ऊतक के बारे में और उनके कैरेक्टर्स के बारे में।
तो ध्यान दीजिए, हम बात क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। उसमें हम सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले आप बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, क्या होता है। उसके बाद आप तीनों टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लें, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको बताया गया है ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ, आपने बोला ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टेंड टू ग्रो, द टिश्यू लोकेटेड इन सच पार्ट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको बताया गया है कि जो प्लांट है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स आपने देखे, आपने कहा कुछ ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, और इन पार्ट्स में कुछ स्पेशल यानी कि विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे जिसे आप विभजोतक ऊतक कहेंगे। आपने बोला दे कैन डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म अ न्यू टिश्यू। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, डिवाइड होती रहती है, इनमें विभाजन होता रहता है, और ये क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। संख्या में वृद्धि करेंगे तो होगा क्या, आपने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट है, ये क्या है, शूट टिप है, ठीक है। अब आपने बोला ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, आपने कहा ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। पहले तो आपके पास जो लेंथ थी वो इतनी थी, अब लेंथ कितनी आ गई है, इतनी आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि कोशिका विभाजन यहाँ पर होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे कोशिकाओं का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आपने बोला दे हैव अ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो आपने कहा इनके सेल्यूलोज, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बोला जो प्लांट सेल है वो किससे कवर्ड होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के आते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें जो आपके पास सेल्यूलोज आया है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, आपने कहा ग्लूकोज। क्लियर है इतनी बात, चलिए। नेक्स्ट आपने बोला दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बट लैक वैक्यूल्स। अब ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल पाए जाते हैं, आपने कहा नहीं, वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे, लेकिन डेंस न्यूक्लियस होगा, सघन केंद्रक होगा यहाँ पे, और साइटोप्लाज्म होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में, हमने क्या बात की थी कि जब भी कोई सेल यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो उससे पहले क्या होगा, सेल में जो भी सेल के अंदर मटेरियल है वो वहाँ पर डबल होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, डबल होगा। अब आपने जब सेल डिवीजन की बात करी तो आपके पास अलग अलग फेज आते हैं, जैसे कि G1 फेज आता है, G2 फेज आता है, उसके बाद आपके पास M फेज आते हैं। M फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन पाई जाती है। तो सेल डिवीजन से पहले आपने कहा कि जो प्रिपरेशन होती है, जो सेल साइकिल होती है उनकी 24 घंटे की होती है, ठीक है, 24 घंटे की होती है। 24 घंटे में जो 23 घंटे हैं उन्हें अलग कीजिए, और जो आपके पास 1 आवर बचा है वो अलग कर लीजिए। आपने बोला कि यहाँ पर इन 23 आवर्स में होता क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो डबल होता है। चाहे आपने कहा कि वो जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनिज्म हो, ये सारे क्या होते हैं, डबल होते हैं। लास्ट वाला जो 1 घंटा बचता है यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, सघन होता है। साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, सघन होगा, लेकिन वैक्यूल नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे, रीजन क्या आपने कहा, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना, लेकिन इन सेल को तो क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, अपनी संख्या में वृद्धि करना है। क्योंकि स्टोरेज उस सेल की को आवश्यकता होगी स्टोरेज की जिसे क्या है, जो स्टेबल है, जो स्टेबल है वो क्या करेगी, वहाँ पे स्टोरेज करेगी। क्योंकि डिवाइडिंग सेल होती है इसीलिए इनमें क्या होता है, वैक्यूल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपने बोला दे कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ द प्लांट वेयर दे आर लोकेटेड। आपने कहा कि लोकेशन की स्थिति पर, ठीक है, कोई टिश्यू कहाँ पर पाया जा रहा है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने 3 प्रकार के टिश्यू पढ़े, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्लियर है इतनी बात, एक बार आप सारी डेफिनेशन को देख लीजिए, फिर हम तीनों ऊतकों के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों प्रकार के ऊतकों के बारे में, ठीक है। अब आपके पास इस इमेज में तीनों आपके क्या आए हैं, टिश्यू आए हैं। आपको इतना समझना है, आपको खुद ब खुद फंक्शन पता चल जाएगा। आपने बोला सबसे ऊपर सबसे जो आपकी शूट टिप है और रूट टिप है उसमें पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का
काम क्या होगा, लंबाई में वृद्धि करना, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड आप बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाते हैं, नोड पे। नोड का मतलब क्या हुआ, ये एक नोड है, ठीक है, और ये एक नोड है। नोड का मतलब क्या हुआ, आपने कहा कि जो स्टेम होते हैं, स्टेम का कैरेक्टर होता है नोड। नोड से क्या निकलती है, नई ब्रांचेस निकल सकती हैं, या फिर पत्ते निकल सकते हैं, या कली निकल सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये एक ब्रांच निकलती हुई आपको दिखाई दी गई। इसी प्रकार से ये भी एक नोड है। अब आपने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे, नोड पे पाए जाते हैं, ठीक है। नोड पे पाए जाएंगे तो इनका फंक्शन क्या होगा, आपने कहा दो नोड हैं, दो नोड आ गए हैं आपके पास। अब इनका काम क्या होता है, दो नोड के बीच में जो आपको इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को इंक्रीज करना, इस लेंथ को क्या करना, इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यहाँ पर ये नोड यहाँ पर है और ये नोड यहाँ पर है। अब आपने जब फिर से देखा, ठीक है, आपने बोला कि ये जो नोड थी जो यहाँ पर थी, ये अब इस वाले रीजन में आ गई है, और ये जो नोड यहाँ पर थी अब इस वाले रीजन में आ गई है। अब आप इसकी लेंथ देखिए और आप इसकी लेंथ देखिए, दोनों की लेंथ आप देखेंगे, ये जो लेंथ हुई ये यहाँ पर बढ़ी, यानी कि क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई। तो क्या हुआ, आपने कहा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि करेगा, कहाँ, किस वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से। लेकिन जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा वो कहाँ पर वृद्धि करेगा, आपने कहा दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे बढ़ाएगा। और दो नोड के बीच के स्थान को आप क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। यानी कि आपने कहा कि जो इंटर कैलोरी है वो इंटर नोड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। नोड किसे कहते हैं, आपने कहा जहां से ब्रांच निकल रही है उसे नोड कहेंगे। दो नोड के बीच का जो स्थान है वो इंटर नोड है। आपने कहा इंटर नोड की जो लेंथ थी वो इतनी थी, और जब आपने वृद्धि हुई यहाँ पर, आपने देखा कि जो इंटर नोड की जो लेंथ है वो इतनी यहाँ पर हो गई है। तो इसमें भी क्या हुआ, आपने कहा कि पौधे की लंबाई में वृद्धि हुई है। तीसरा आपके पास आता है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि तना जो है, तने के इस प्रकार से साइड में रहता है यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आपने बोला ये तने की मोटाई को बढ़ाएगा। जैसे कि अगर आप दोनों में देखें, दोनों में डिफरेंस आया। आपने बोला पहले तने की मोटाई सिर्फ इतनी थी, अब तने की मोटाई कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो तने की मोटाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। इंटरनोड की लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, पौधे की जो शूट है, शूट में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, तो पढ़ ले यही सारी चीजें, इजी है। चलिए, अभी तक आपने क्या बात किया, आपने कहा पौधे के केवल कुछ ही भाग में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऐसे भागों में से जो ऊतक होते हैं उसे विभज्य ऊतक, ऊतक आप कहते हैं। वे स्वयं को विभाजित कर सकते हैं और नए ऊतक बना सकते हैं। इनमें सेलुलोज से बनी एक पतली कोशिका भित्ति होती है, सघन केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं होती। रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल। उन्हें पौधे के उन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है जहां वे स्थित होते हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब तीनों में आप अगर डिफरेंस देखें, तीनों में क्या क्या चीजें आपने देखी जो डिफरेंस थी, तीनों प्रकार के ऊतक आ गए हैं, तीनों के हैं मेरिस्टेमेटिक है। आपने बोला सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट्स, दे आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। आपने बोला एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, रूट की टिप पर और शूट की टिप पर, ठीक है। क्लियर है, दो जगह पाया जाता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए, ये आप अच्छे से समझते हैं। लेटरल मेरिस्टेम में आपने क्या बोला, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड हैंस आर फाउंड देयर। यानी कि ये जो स्टेम है, स्टेम का जो मिडिल पार्ट है, किसकी बात हो रही है, इंटरनोड की बात हो रही है। कि जो तना है, तने का जो मिडिल पार्ट है वहां पर वृद्धि पाई जा रही है, यानी कि इंटरनोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आपने क्या बोला, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स ऑफ, अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, जो कहां पर पाए जाएंगे, नोड पे पाए जाते हैं। तो आपने कहा दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स ऑफ स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस विच लीव्स अटैच। यानी कि जो आपके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पर, नोड में पाए जाएंगे और इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाते हैं। लेटरल में आपने क्या बोला कि जो यहाँ पर स्टेम के कॉर्नर में पाए जाएंगे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेम की थिकनेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि
तने की मोटाई को बढ़ाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए तीनों की जो डेफिनेशन है वो नोट कर लीजिए। चलिए तो ये हमने बात की है किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाई देयर नो वैक्यूल्स इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कि आपने बात की थी जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा था व्हाई आर देयर नो वैक्यूल्स इन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कि क्यों इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर विभज्योतक ऊतक में वैक्यूल क्यों नहीं पाए जाते? आपने कहा वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द वाटर, यानी कि रस धानियां पानी में भोजन के भंडारण के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। द इंटरकैलरी टिश्यू डू नॉट स्टोर दैम, दे आर रादर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैन्युफैक्चर दैम, यानी कि इंटरकैलरी ऊतक इन्हें संग्रहित नहीं करते हैं, वे उन्हें निर्माण के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। मोर ओवर वैक्यूल्स कंटेन सैप विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू अ सेल। इसके अलावा रस धानियों में क्या होते हैं? रस होते हैं जो कि कोशिका को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। आपने क्या बोला? जो वैक्यूल होते हैं, देखिए आपने क्या बात की थी प्लांट सेल के बारे में? जब हमने बात की थी, ये क्या है आपके पास? प्लांट सेल आई थी, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है? ये बाहर आपकी क्या है? सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। आपने कहा कॉर्नर में कहीं आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, और ये पूरा जो पार्ट होता है, ये आपका पूरा जो पार्ट होता है, ये है वैक्यूल। ठीक है, इस वैक्यूल में क्या पाया जाता है? स्टोरेज होता है। आपने कहा इसमें क्या होता है? सेल सैप भी होता है। सेल सैप क्या करेगा? इस पौधे को क्या करेगा? रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा और टर्जिडिटी भी देता है। टर्जिडिटी का क्या मतलब हुआ? देखिए आपने बोला अगर आपने किसी पौधे को पानी नहीं दिया तो उसकी लीफ मुरझा जाती है, लेकिन जैसे आप पानी देते हैं आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जो पत्ती होती है वो इस प्रकार से चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। क्या कहते हैं? इसे टर्जिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो रस धानियां होती है उसमें सैप होता है जो कोशिकाओं को क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। This property of vacuoles may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cell. Hence, vacuoles are not present इन दैम। आपने बोला कि क्योंकि यहाँ पर क्या करे हैं? जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में सैप हो रहा है जो कि कोशिकाओं को क्या दे रहा है? यहाँ पर कठोरता प्रदान कर रहा है। आपने कहा रिक्तिकाओं की यह संपत्ति अंतर कोशिकीय ऊतकों को विभाजन करने और नई कोशिकाओं का निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, अंततः इनमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए यहाँ तक कि आपने जो बात की वो आपने बात की किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है जो कि आपका आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड जो पार्ट आपका आता है वो है परमानेंट टिश्यू। तो आपने बोला कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक अपने विभाजन या विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं तभी क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। देखिए होता क्या है, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो विभाजित होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उनमें विभाजन नहीं होगा, उनमें डिवीजन होने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। अब उस प्रकार की जो सेल होंगे वो स्टेबल होंगे, उनमें विभाजन नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे? इनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। पहले ये क्या कर रही थी? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, अब ये अलग अलग कार्य को करेंगी। जैसे कि जब आप बात करेंगे परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक के बारे में, आप अलग अलग प्रकार के ऊतक की बात करेंगे। तो जो स्थायी ऊतक होते हैं वो भी दो पार्ट के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो क्या कहते हैं? आपने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका स्ट्रक्चर। आपने बोला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कोई टिश्यू है इस प्रकार से, उसमें कोशिकाएं हैं, ये हैं कोशिकाएं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं, तो आपने कहा ये सिंपल टिश्यू होगा। कुछ ऐसी भी आपके पास कोशिकाएं आएंगी जो कि क्या होंगी? अलग अलग प्रकार के ऊतक इनमें पाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपने कहा अलग अलग प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? सेल्स पाई जा रही हैं, इनका स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए आपने इसे क्या कहा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। आपने बोला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, तीनों प्रकार के जो ऊतक होते हैं इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। तो पैरेन्काइमा का जो कार्य होता है वो है संग्रह करना, चीजों का क्या करना? संग्रह करना। अब आपने बोला पैरेन्काइमा ने अगर किसका संग्रह किया? हरित लवक का।
जब इसने हरित लवक का संग्रह किया तो आपने इसे क्या कहा? क्लोरेनकाइमा कहा। अब ध्यान दीजिए, क्लोरेनकाइमा और पॉलेनकाइमा में डिफरेंस है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। पॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा दोनों में डिफरेंस होता है। आपने बोला पैरेनकाइमा का फंक्शन होगा संग्रह करना। अब जब अगर ये हरित लवक का संग्रह करता है तो इसे आप कहते हैं क्लोरेनकाइमा, क्योंकि अब इसमें क्लोरोफिल है और अब इसका फंक्शन भी चेंज हो गया है। क्या होगा? आपने कहा क्योंकि इस सेल में क्लोरोफिल है यानी कि हरित लवक है, अब ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस को करेगा। जब पैरेनकाइमा था तो संग्रह कर रहा था, जब क्लोरेनकाइमा हुआ तो क्या करेगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेगा। अब आपने कहा जो पैरेनकाइमा की सेल होती है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये पैरेनकाइमा की सेल है और ये जो बीच वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे आप क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं या इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। आपने बोला कि जब ये इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है, अभी तो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अब आपने कहा एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, तो ये बीच का जो पूरा पोर्शन है इंटरसेलुलर स्पेस है, ये बढ़ गया है। जब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है तब आप इसे कहते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आपके पास जो पैरेनकाइमा है वो कितने प्रकार के आ गए हैं? एक तो ये आ गया है क्लोरेनकाइमा और दूसरा आपके पास आया है एरेनकाइमा। दूसरा जो आपके पास आया है एरेनकाइमा है। ये जो एरेनकाइमा पाए जाते हैं ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होगा? आपने कहा ये तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? बायोएंसी प्रोवाइड कराते हैं और तैरने में मदद करेंगे। अब आपके पास पैरेनकाइमा है, इसका फंक्शन आपने बोला संग्रह करना है। आपके पास क्या है? यहाँ पे क्लोरेनकाइमा है, इसका काम क्या होगा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। आपने बोला इसका काम क्या है? इसका काम होगा फोटोसिंथेसिस। तीसरा आपके पास आया है एरेनकाइमा। आपने कहा एरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा? ये तैरने में मदद करता है पौधों को। ठीक है, आपने कुछ जलीय पौधे देखे होंगे जो स्टेबल भी होते हैं, स्थिर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तैरने वाले होते हैं। पैरेनकाइमा के बारे में क्लियर है इतनी बात कि कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए। अब आता है कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा का मैं एक फंक्शन आपको बता दूं। कॉलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, लचीलापन देता है। तीसरा आपके पास आता है स्क्लेरेनकाइमा। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है आपका, ये बना होता है मृत कोशिकाओं से। ठीक है, डेड सेल से बना होता है। क्योंकि डेड सेल से बना है तो क्या करेगा? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। कहाँ पे पाया जाएगा? आपने कहा जो आपको कोकोनट हस्क होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये तो है आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इससे पहले हम किसके बारे में बात कर लेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। आपने कहा द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ्टन हैव टू टेक a certain role in the plant and thus they lose their ability to divide and form more cells। आपने बोला विभजोतक ऊतकों द्वारा बनने वाली कोशिकाओं को अक्सर पौधे में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है और इस प्रकार वे विभाजित होने और अधिक कोशिकाएं बनाने की अपनी क्षमता खो देते हैं। They then become the permanent tissue of the plant। और फिर ये क्या होते हैं? प्लांट के पौधे के स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक डेफिनेशन दी गई है डिफरेंशिएशन की, इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपने कहा द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू परमानेंट टिश्यू बाय टेकिंग अ फिक्स शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? विभेदन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभजोतक ऊतक की कोशिकाएं एक निश्चित आकार और कार्य करके स्वयं को स्थायी ऊतक में परिवर्तित कर लेती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, तभी उसमें विभाजन की जो क्षमता है अब वो लूज हो गई है। अब वो क्या करेगा? एक परमानेंट शेप में आ जाता है
ठीक है, परमानेंट शेप में आएगा, साइज में आएगा, और उसका फंक्शन भी क्या होगा, एक विशिष्ट होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो क्लियर है इतनी बात। एक बार परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन देखिए और डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं आप नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में, जिसमें आपके पास आते हैं पैरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपने कहा पैरेन्काइमा इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द अदर टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है, अदर टिश्यू के लिए एज अ प्रिकर्सर यहाँ पर काम करेगा। द टिश्यू इज अ लिविंग सेल कंसिस्टिंग ऑफ अ अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। आपने बोला सबसे पहले तो पैरेन्काइमा, हमेशा पैरेन्काइमा कहीं पर भी आए, आप जब बात करेंगे किसके बारे में, जब आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, वहां भी पैरेन्काइमा आएगा, यहाँ भी पैरेन्काइमा है। आपने कहा पैरेन्काइमा जहां भी आएगी लिविंग सेल से ही मिलकर के बना होगा, और इनकी जो कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी, वो थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, अब आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि आपको तीनों में कंपैरिजन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो उनके स्ट्रक्चर में आपके पास कंपैरिजन आता है। देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। दे आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। पैरेन्काइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, तभी आपको एरेन्काइमा मिला था। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स आर आइसो डायमेट्रिक, दैट इज मोर और लेस इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड। दे कुड बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। अलग अलग शेप की हो सकते हैं, स्फेरिकल है या ओवल शेप का है या पॉलीगोनल है। दे कंटेन dense cytoplasm with a distinct nucleus and a large central vacuole। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या बोला था, आपने बोला था जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर वैक्यूल नहीं पाया जा रहा था, लेकिन जो पैरेन्काइमा उसमें वैक्यूल पाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका काम ही क्या है, स्टोरेज करना। आपने बोला पैरेन्काइमा कर क्या रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, वैक्यूल का काम भी क्या है, स्टोरेज करना है। तो क्या क्या चीजें आपने समझी पैरेन्काइमा में जो आपको ध्यान रखनी। एक तो सबसे पहले कि ये क्या है, लिविंग सेल से मिलकर के बनाए हैं, पहली बात। दूसरा है कि इसकी सेल वॉल कैसी है, थिन है, पतली है। तीसरा, इसकी सेल वॉल बनी है किससे, सेलुलोज से मिलकर के बनी है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है। ठीक है, फिर इनमें क्या है, जो इनका शेप है वो अलग अलग यहाँ पर आपको मिल रहा है। साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, और जो वैक्यूल है इसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, कौन सा, सेंट्रल वैक्यूल। कहाँ पे पाया जा रहा है वैक्यूल, सेंटर में पाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। क्या क्या चीजें अभी तक आपने बोली हैं, आपने बोला जो पैरेन्काइमा है अन्य सभी ऊतकों का अग्रदूत है। ऊतक एक जीवित कोशिका से मिलकर के बना है, जिसमें पतली कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिकाएं सेलुलोज से मिलकर के बनी होती हैं, और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक होती हैं, अर्थात सभी तरफ कमोबेश समान रूप से विस्तृत होते हैं। वे आकार में क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, और बहुभुज हो सकते हैं। उनमें एक अलग केंद्रक होता है, एक बड़े केंद्रीय रिक्तिका के साथ सघन कोशिका द्रव होता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आया। क्या क्या देखा आपने, सबसे पहले तो आप इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, वैक्यूल आप देख रहे हैं सेंटर में पाया जा रहा है, और बड़ा वैक्यूल है। न्यूक्लियस क्या है आपका, साइड में है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेस आपके पास आ गए हैं, और आपके पास क्या है, थिन सेल वॉल आई है। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आया है, पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, तो क्लास हमने यहाँ पर बात की है आज किसके बारे में, विभाज्योतक ऊतक के बारे में, और हमने बात की है स्थायी ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने स्थायी ऊतक में सबसे पहला टाइप पढ़ा है सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का भी आपने पहला पार्ट पढ़ा है, वो है पैरेन्काइमा। तो आपको करना है क्या है, जो बाकी के टिश्यू हैं उसे आप एक बार स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम उसमें आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।